लास्ट वीडियो में हम लोग ने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की थी। होपफुली आप इसे काफी हद तक समझ चुके होंगे कि जो हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है फॉर सर्कुलर बॉडीज वो 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। हमने कहा था कि मुख्तलिफ बॉडीज के लिए उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफरेंट होता है। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है। अगर हम स्फीयर की बात करें तो उसके लिए डिफरेंट है। डिस्क के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और एक अगर सर्कुलर रोड है तो उसके लिए एक अपना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और जिस तरह से हम लोग डिफरेंट चीजों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इस वैल्यू में पुट करते चले जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट चीजों के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकल आती है। क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली हमारी डिपेंड करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। जिस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी करता जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती जाएगी। आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए स्फीयर, डिस्क और हुक की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग स्फीयर के लिए उसका मोमेंट जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो फाइंड आउट करते हैं। ये वो हमारी सर्कुलर बॉडी है जिसे हम लोग स्फीयर कह रहे हैं। ये एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो है रोल करती है। अगर मुझे इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बतानी हो तो मुझे मालूम है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के लिए 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। और अब चूंकि हम स्फीयर की बात कर रहे हैं तो स्फीयर के लिए जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है जी 2/5 mr²। ये इसकी वैल्यू होती है। हर चीज की जैसे सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स फाइनल कर दिए जाते हैं कि स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड इस्तेमाल किया जाएगा स्पीड के यूनिट के लिए, और वेलोसिटी के लिए भी हम लोग मीटर पर सेकंड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम लोग एक्सेलरेशन का जो सिंबल है उसका यूनिट है। सब कुछ सिस्टम इंटरनेशनल में जो है वो एक दफा फिक्स हो चुका है। इसी तरह जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर स्फीयर वो 2/5 mr² है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये चेंज नहीं होती। तो अगर मैं इसकी इसी वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्लेस करूँ, मैं अगर ये कहूँ कि मैं जी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रही हूँ स्फीयर की, तो ये बराबर है 1/2। यहाँ पर मुझे स्फीयर के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा जो कि इस एक्सप्रेशन के मुताबिक बराबर है जी 2/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर एज इट इज ही। तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से बन गया कि ये 1/2 इसी तरह और मल्टीप्लाई बाय 2/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो हमारा 2 है ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाता है और हमारा जो एक्सप्रेशन है वो 1/2 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाती है हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर स्फीयर। अब अगर एक बात पे गौर किया जाए कि जब हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, तो हमने बोला था कि किसी भी बॉडी की जो सर्कुलर मोशन है उसकी जो वेलोसिटी है उसका लीनियर के साथ ये रिलेशन है कि हमारी जो लीनियर वेलोसिटी होती है सर्कुलर बॉडी के लिए वो एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस का प्रोडक्ट होती है। तो अगर इस सिचुएशन में देखा जाए तो यहाँ पर r का भी स्क्वायर है और ओमेगा का भी स्क्वायर है। अगर मैं इन दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूं v² तो मुझे इस साइड पे भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जो मेरा एक्सप्रेशन है v² वो बराबर है ओमेगा स्क्वायर इंटू r² सर्कुलर मोशन के इस्पेक्ट से। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर भी तो r² इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखा है, तो मुझे ये v² को यहाँ पर डिस्प्लेस कर देना चाहिए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इसे यहाँ डिस्प्लेस कर दूं। ये लीजिए हम ये इसे डिस्प्लेस करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा mr इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर लिख दिया जाए पहले तो बेटर है, फिर इसको कन्वर्ट करके 1/5 इंटू m और r ओमेगा की जगह v²। तो देखा जाए तो अब हमने अपनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उस बॉडी के लिए फाइंड आउट कर ली है जो कि बिल्कुल ट्रांसलेशनल से मिलती है। अब इसको इस तरह से करने से हमें फायदा क्या हुआ है? फायदा हमें ये हुआ है कि मैंने जो एंगुलर एक्सप्रेशन था उसको मैंने लीनियर एक्सप्रेशन में इसलिए चेंज किया ताकि मैं इस बॉडी की पूरी काइनेटिक एनर्जी बता सकूं। यानी कि ये तो हमारी बॉडी का वो एक्सप्रेशन है कि उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है इस रोलिंग बॉल की, यानी रोलिंग स्फीयर की। लेकिन देखा जाए तो ये जो रोलिंग स्फीयर है
ये सर्कुलर मोशन शो करते हुए नीचे भी तो आ रहा है ना, यानी कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी शो कर रहा है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी शो कर रहा है। तो अगर मुझे इसकी दोनों एनर्जी बतानी पड़े कि अगर कोई बॉल है यानी कि स्फीयर है, वो सर्कुलर मोशन भी शो कर रहा है और मोशन शो करते करते डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें तो रोटेशनल भी होगी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो हमें उस बॉडी की स्फीयर यानी कि अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी पड़े, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है स्फीयर की या किसी भी सर्कुलर बॉडी की, वो उसकी ट्रांसलेशनल या लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन के बराबर होती है। तो हमारी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो तो किसी भी बॉडी की, चाहे वो स्फीयर हो, रेक्टेंगल है, किसी भी वो की शेप है, तो वो हमेशा 1/2 mv² के इक्वल होती है। लेकिन जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी इसी के बराबर होगी जिस बॉडी के लिए मालूम कर रहे हैं, उस बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पुट कर दी जाती है, तो वो हमें उस बॉडी के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं। यानी कि अगर मैं इसे बताऊं, अब अगर हमें इस स्फीयर के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हमें मालूम है कि किसी भी बॉडी के लिए उसकी ट्रांसलेशनल या लीनियर काइनेटिक एनर्जी हमेशा 1/2 mv² ही रहती है। और जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है हम लोगों ने स्फीयर के लिए जो फाइंड आउट की है, वो हमारी 1/5 mv² के इक्वल निकली थी, क्योंकि हम लोगों ने mr² इंटू ओमेगा² के एक्सप्रेशन को लीनियर एक्सप्रेशन में तब्दील कर लिया था। तो अब जो हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो तकरीबन बराबर है जी, तो हमें इसका तो हमें अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने से हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 5 mv² प्लस यहाँ पर 2 mv², तो इस तरह से हमारे पास 7 mv² डिवाइडेड बाय 10, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल आया फॉर स्फीयर के लिए। स्फीयर बॉडी के लिए हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है टोटल रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी, वो 7 mv²/10 के इक्वल होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग हुक की भी फाइंड आउट करना चाहें, डिस्क की भी फाइंड आउट करना चाहें, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग हुक की फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारी हुक है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अगर ये हमारी हुक है, हुक कुछ इस तरह से होती है रिंग टाइप की, जिसके अंदर से होलो और सर्कुलर शेप की हो, तो उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल, वो बराबर है 1/2 I इंटू ओमेगा² के। और जो आई है यानी कि रोटेशन हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हुक, वो है mr², सिंपल mr² के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में इस एक्सप्रेशन को पुट करूं, यानी कि हम लोग इस एक्सप्रेशन में हुक की वैल्यू लगा दें उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो हुक के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है वो mr² है। mr² ऐसे ही, और ओमेगा² तो साथ ही आ रहा है क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को ओमेगा² ऐसे ही लिख दिया। अब अगर देखा जाए तो हमारा एक्सप्रेशन फिर से वैसे ही आ गया 1/2 mr² ओमेगा²। फिर वही बात है कि कोई भी अगर सर्कुलर बॉडी है, तो उस सर्कुलर बॉडी के लिए उसकी जो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है हम वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्कुलर बॉडी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमारी सर्कुलर बॉडी रोटेट कर रही है, और हमारी लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन निकलता है वो v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा होता है। तो अब यहाँ पर ओमेगा² की फॉर्म में है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम इसका भी स्केल ले लेते हैं। जब इन दोनों साइड्स का हम लोग स्केल लेते हैं तो v² बराबर आ जाता है ओमेगा² इंटू r² के। अब मैं इस वैल्यू की जगह आसानी से v रिप्लेस कर सकती हूँ, तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि 1/2 एज इट इज, और मैथ ऐसे ही r² इंटू ओमेगा² को एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, और ये हमारे पास 1/2 m, और r² ओमेगा² की जगह अब मुझे यहाँ पर v² लिखना चाहिए। तो ये मेरे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है फॉर हुक, ये हुक की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर मैं हुक के लिए रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी बताना चाहूँ, यानी कि उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बताना चाहूँ, तो वो इस तरह से बताई जा सकती है। ये हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है कि हमारी जो टोटल है काइनेटिक एनर्जी वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल या लीनियर। हमें मालूम है
कि अभी जो हम लोगों ने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की है फॉर हुक वो 1/2 mv स्क्वायर के इक्वल है, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के लिए 1/2 mv स्क्वायर ही होती है। अब इसमें भी पहले वाला ही तरीका इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों चीज़ों का अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास 2 और इसका भी एलसीएम 1 mv स्क्वायर प्लस 1 mv स्क्वायर, तो ये हमारे पास 2 mv स्क्वायर बाई 2 आ जाता है। यानी कि जो हुप है उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो mv स्क्वायर के इक्वल आ जाती है। अब अगर मुझे डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बतानी चाहिए तो वो भी हम आसानी से इस एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि डिस्क के लिए लेट्स से कि ये हमारी डिस्क है। डिस्क की कुछ इस तरह की शक्ल ही होती है कि उस साइड से थोड़ी सी होलो होती है और बाकी सारी वो फिलिंग हुई होती है, जिस तरह से ये इस तरह से ही हमारी डिस्क की जो है वो फिगर होती है। अगर हम लोगों को डिस्क के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बतानी हो तो हम फिर से वही एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। और हमें ये अब वो जो हम लोगों ने पहले अपनी इमेज देखा था कि मुख्तलिफ चीज़ों के लिए जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिफरेंट है, इसी तरह हमारी डिस्क के लिए भी इसका एक अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जिसे हम लोग इस एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं। तो हमारी जो डिस्क है उसके लिए उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 1/2 mr स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर मैं इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूं, जो कि मुझे पुट करना चाहिए, तो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 आई की जगह हम लोगों ने वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो ये 1/2 इंटू mr स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर के एक्सप्रेशन के बराबर है। तो अब अगर इसे कंप्लीट किया जाए तो ये 1/2 ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 1/2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास 1/4 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। फिर वही बात कि हम अपना लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे कि हमारी लीनियर वेलोसिटी r इंटू ओमेगा के बराबर होती है, और दोनों जगह अगर हम लोग स्क्वेयरिंग कर लें तो हमारा v स्क्वायर r स्क्वायर इंटू ओमेगा के बराबर आ जाता है। अगर मैं इस पूरी वैल्यू की जगह v स्क्वायर रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है फॉर डिस्क वो निकल आती है जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क हमारे पास आती है 1/4 m और इसकी जगह v स्क्वायर आ जाता है। और अगर हम लोगों को अब डिस्क के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी पड़े कि डिस्क की टोटल काइनेटिक एनर्जी बताई जाए, तो वो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि ट्रांसलेशनल या लीनियर है प्लस काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल है। तो जो ट्रांसलेशनल है वो तो हर बॉडी की 1/2 mv स्क्वायर ही होती है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो भी हम लोगों ने फाइंड आउट की है वो 1/4 mv स्क्वायर के इक्वल था। हम लोगों ने ओमेगा वाला एक्सप्रेशन इसीलिए v वाले एक्सप्रेशन में पुट किया ताकि हम लोग काइनेटिक और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को आसानी से कंपेयर कर सकें, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को उसी वक्त जमा कर सकते हैं जब वो बिल्कुल सिमिलर क्वांटिटीज में हो। आप ओमेगा को लीनियर वाली वेलोसिटी में कभी भी एड अप नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने ओमेगा वाली क्वांटिटीज को जो है लीनियर क्वांटिटीज में तब्दील कर दिया था, यानी कि ओमेगा वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी में। तो अगर हम इसका भी एलसीएम लें तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 mv स्क्वायर और यहाँ पे एज इट इज 1 mv स्क्वायर, तो ये हमारे पास 3 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे पास डिस्क के लिए। इस तरीके से इस एक्सप्रेशन के जरिए टोटल काइनेटिक एनर्जी के जरिए रोटेशनल काइनेटिक एक्सप्रेशन से या ट्रांसलेशन काइनेटिक के एक्सप्रेशन से हम किसी भी चीज़ के लिए उसकी टोटल एनर्जी, उसकी रोटेशनल या उसकी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अर्थ के लिए बता सकते हैं, मुख्तलिफ बॉडीज के लिए बता सकते हैं। हम इसी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन से हम किसी भी चीज़ के लिए उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अर्थ की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं, हम रिंग की, हुप की बता सकते हैं, हम किसी भी सर्कुलर बॉडी की बता सकते हैं, हम किसी सिस्टम की बता सकते हैं, इवन कि हम लोग बसेस वगैरह के लिए भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में मुख्तलिफ किस्म की सर्कुलर बॉडी के साथ डील करने के लिए, ये बताने के लिए कि उनके जो उनके अंदर जो है उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो किस तरह से निकाली जा सकती है और किस एक्सप्रेशन के बराबर होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्कवर कर ली है, यानी कि उसे एक्सप्रेस कर लिया है कि वो इस तरीके से निकाली जा सकती हैं।
और इसके साथ साथ हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उस बॉडी के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी भी इस एक्सप्रेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं।